हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल RGVITI में। अभी हम लोग का भी चल रहा है पेपर 7 में चल रहा है क्या, शिक्षण विधियां, है ना, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण विधियां में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा या मातृभाषा, हिंदी भाषा या हमारी मातृभाषा है, तो उसकी शिक्षण विधियों के बारे में कि मतलब जैसे देखिए, अगर हम लोग तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो हम लोगों के लिए इसके विशिष्ट शिक्षण विधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे भी, अब भारत के अंदर ही देख सकते हैं, कुछ ऐसे भी सुदूर प्रांत के लोग हैं जहाँ की हिंदी बिल्कुल ना के बराबर उनको आती है या उधर हिंदी बोली ही नहीं जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में किस प्रकार से किन किन विधियों का प्रयोग किया जाए ताकि वहां के लोगों को हिंदी सीखने, पढ़ने और बोलने के लिए मतलब ये किया जाए, ट्रेंड किया जाए। तो उन विधियों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। जैसे साउथ में ही अगर चले जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट, तो फिर भी थोड़ा बहुत तो हिंदी बोल ही लेता होगा, लेकिन साउथ की बात अगर करें तो साउथ में हिंदी लगभग बिल्कुल ना के बराबर है। उधर आप हिंदी बोलोगे तो उन लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो हिंदी की कौन सी विधियां प्रयुक्त होनी चाहिए शिक्षण कार्यक्रम में, ताकि लोग क्या है आसानी से हिंदी को सीख सकें। तो आइए देखते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, बिल्कुल सही बात है भाई कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। किंतु कुछ प्रदेशों में हिंदी का चलन नहीं है। जिन प्रदेशों में हिंदी का चलन नहीं है वहां हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान आवश्यक है ना। जहां भी इसका चलन नहीं है वहां क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है वहां के शिक्षकों के लिए, जिससे सरलता से सर्वसाधारण राष्ट्रभाषा को समझ सके। प्रशिक्षित शिक्षक के अभाव में हिंदी भाषा को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता, है ना। ये अगर ट्रेंड टीचर नहीं होंगे कि हाँ किस प्रकार से आपको हिंदी पढ़ानी है, अगर आप अपने मेथड से पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो ये जरूरी नहीं कि आपको सक्सेस मिले ही मिले, है ना। तो कुछ ऐसी विधियां हैं जो कि बहुत ही प्रमाणित हैं। तो देखिए, इसकी जो कुछ विधियां हैं वो है सबसे पहले की प्रत्यक्ष विधि। इसके बारे में आप सभी लोग समझते होंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि इसमें जो आप जो बच्चों को सिखाते हैं हिंदी बोलने के लिए, डायरेक्ट मतलब संप्रेषण के माध्यम से, डायरेक्ट बातचीत या बोलने की भाषा से। जैसे देखिए, प्रत्यक्ष विधि में नवीन भाषा को उसी ढंग से सिखाया जाता है जिस विधि से बालक अपनी मातृभाषा को सीखता है। बालक अपने मातृभाषा भाषा को कैसे सीखता है, देखिए कभी भी अगर लैंग्वेज सीखने की बात हो, मतलब अगर लैंग्वेज सीखने की बात आ जाए तो उसमें सारा चीज इंक्लूड हो जाता है ना। बोलना, लिखना, ग्रामर, उसका ग्रामेटिकली पोर्शन, हर चीज उसमें इंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी लैंग्वेज को बोलने की बात की जाए, स्पोकन की बात की जाए, तो स्पोकन में क्या होता है, स्पोकन के लिए आपको ना ग्रामर की आवश्यकता होती है, ना लिखना आना चाहिए, कुछ नहीं, फिर भी आप किसी भी भाषा को बोलने के लिए सीख सकते हैं। सोचिए, जब कोई एक बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, वो अभी कुछ नहीं बोलने के लिए सीखा होता है, तो उस समय उसको न क लिखना आता है, ना उसको पता होता है क क्या होता है, ख क्या होता है। लेकिन क्या होता है, बच्चा जब साल 1.5 साल का होता है तो उसके बाद क्या है, वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देता है। कैसे बोलना स्टार्ट कर देता है, तो आसपास के वातावरण से सीख लेता है ना। जो लोग बोलते हैं उसको सुनकर वो कॉपी करता है। पहले टूटी फूटी भाषा में ही बोलता है। मम सबसे पहले उसको जो सबसे जो सीधा वर्ड है, मामा, पापा, बाबा, इस टाइप का वर्ड वो कुछ कुछ बोलता है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद फिर वो पूरा, जब 2-2.5 साल का हो जाता है, 3 साल का हो जाता है, तब फिर वो पूरा ये बोलने लगता है ना, कि मुझे चोट लगी है, मुझे इसने मार दिया, वो बोलना सीख जाता है। लेकिन होता क्या है कि अगर उसको बोलिए कि हाँ तुम जो अभी बोले हो कि मुझे इसने मारा या मुझे इसने पीटा है, तो वहां पे वो अगर उससे सिर्फ म भी लिखने के लिए बोल दिया जाए तो वो बच्चा नहीं लिख पाता है। इससे ये बात सिद्ध होता है कि बालक मतलब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चे को क्या है कि उसको लिखना आना ये जरूरी नहीं है, उसके व्याकरण के बारे में उसको नॉलेज हो ये भी जरूरी नहीं है। क्या होता है, भाषा जो है किसी से अधिग्रहित किया जाता है ना, एक्विजिशन उसका होता है, कभी भी उस लैंग्वेज का लर्निंग नहीं होता। जहां पे लर्निंग की बात आ जाए तो लर्निंग में क्या क्या है कि लर्निंग में आपको तीनों चीजें शामिल हो जाती है, बोलना, लिखना और पढ़ना, है ना। ये तीनों चीजें शामिल हो जाती है। बोलना, लिखना, पढ़ना भी किस तरीके से, तो बिल्कुल ग्रामेटिकली एकदम एक्यूरेट, उसको बोलते हैं सीखना। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि से अगर हिंदी सिखाने की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है कि ये प्रत्यक्ष विधि होता है जिसमें बालक क्या है सीधे तौर पे, है ना, क्या बोल रहा है कि
जिस विधि से बालक अपनी मातृभाषा को सीखता है, अपने मदर टंग, उसकी माँ की जो भाषा है मदर टंग है ना, अभी हम हमारे एरिया में मातृभाषा हिंदी है, तमिलनाडु में तमिल होगा, और साउथ में कहीं कन्नड़ है, कहीं तेलुगु है, तो हर किसी का अपना अपना मदर टंग अलग अलग है। तो वो अपनी मातृभाषा को बिना किसी बुक के सपोर्ट के, बिना किसी टीचर के सपोर्ट के वो सीखता है। तो प्रत्यक्ष विधि में भी वही होता है कि आप बिना किसी सपोर्ट के क्या है डायरेक्ट उसको उससे बात करो उस भाषा में, और वो डायरेक्ट आपसे बात करने के लिए उस भाषा में सीख जाए, ये है प्रत्यक्ष विधि। इसमें देखिए इसमें क्या क्या है, वार्तालाप की प्रधानता। प्रत्यक्ष विधि के अंदर वार्तालाप की प्रधानता मतलब भाषा शिक्षण का प्रभाव प्रारंभ वार्तालाप से किया जाता है ना। भाषा शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से किया जाता है, वार्तालाप से किया जाता है। बालक पहले वाक्य बोलना सीखता है, वार्तालाप की बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, मतलब अगर उसमें थोड़ा वो गलत भी बोल रहा है, ऊपर नीचे भी अगर हो रहा है, तो भी उसका क्या है, उस पर उसकी पाबंदी नहीं होती है। उसके बाद है वार्तालाप के पश्चात, सेकंड है इसमें, वार्तालाप के पश्चात लेखन का आरंभ। अगर वो बोलना सीख गया आपसे, अगर वो भाषा, आप जो भाषा उसको सिखाना चाह रहे हो, आप उसको हिंदी सिखाना चाह रहे हैं, हिंदी अगर वो बोलना सीख गया, तो उसके बाद क्या है कि उसके पश्चात उसको लेखन का आरंभ है ना, उसको लिखना सिखाना आवश्यक होता है। तो जब बालक वार्तालाप में सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उसे भाषा की लिपि का भी ज्ञान कराया जाता है, ठीक है, तथा लिखने के लिए उत्साहित किया जाता है। तो देखिए जब बच्चा जब लिखने के लिए जब सीख जाता है, सॉरी जब बोलने के लिए सीख जाता है, तब उसके पश्चात क्या किया जाता है, उसको उसको लिपि का ज्ञान करवाया जाता है। लिपि का ज्ञान का मतलब क्या है ना, बच्चा जब बोलने लगता है 2-3 साल 4 साल का हो जाता है, उसके बाद उसको एक मतलब पेंसिल और कॉपी दे दिया जाता है, या फिर हमारे यहाँ तो भाई स्लेट और वो चौक दे दिया जाता था। उस पे क्या है कि आप क लिखने के लिए उसको सबसे पहले सिखाते थे, क लिखो फिर ख, इस तरीके से ये क्या है, ये किसी न किसी लिपि के कुछ चिन्ह है ना। तो ये क्या है, ये किसी लिपि के चिन्ह है। तो यहाँ से उसको सिखाया जाता है बच्चे को कि हाँ मतलब आप पहले लिपि का ज्ञान लो, फिर उसके बाद वो आगे सीखेगा। और तीसरा क्या है, व्याकरण शिक्षा के आगमन प्रणाली। व्याकरण शिक्षा की आगमन प्रणाली मतलब इंडक्टिव मेथड। इस प्रणाली में क्या होता है, व्याकरण शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, बालक व्याकरण के नियम नहीं रटते, वरन व्याकरण का ज्ञान उन्हें व्यवहारिक दृष्टि से कराया जाता है ना। उनको रोट प्रोसेस से नहीं, बिल्कुल कैसा एकदम मतलब व्यवहारिक तरीके से उनको सिखाया जाता है। बालक को भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ व्याकरण के नियम भी थोड़ा बहुत सिखा दिया जाता है इसमें, ठीक है। इस विधि का जो प्रयोग है, प्रयोग करके बालक उच्चारण की शुद्धता सीखते हैं, ठीक है ना। वार्तालाप तो वो करना सीख गया, लेकिन किसी वर्ड का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए इसमें व्याकरण की मदद से उनको सिखाया जाता है, तथा उन्हें वार्तालाप का अभ्यास होता है। व्यर्थ के अनुवाद करके व्याकरण के नियमों को रटने में बालकों का समय व्यर्थ इसमें नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि एक शिक्षण शास्त्री थे डॉक्टर श्रीनाथ मुखर्जी, तो इस विषय के में वो क्या लिख रहे हैं, इस विषय के बारे में वो बोलते हैं कि किसी भी शिक्षण विधि में मातृभाषा का उपयोग एकदम बंद नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अगर कोई भी, अगर हम ये पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज अगर बच्चे को सिखा रहे हैं, तो उसमें क्या मातृभाषा का प्रयोग जो है, उपयोग है, वो बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष वस्तु क्रिया या हाव भाव दिखाकर अपना दृष्टांतों द्वारा थोड़ा बहुत शब्द अवश्य समझाए जा सकते हैं, किंतु सभी शब्द इस पद्धति के अनुसार नहीं सिखाए जा सकते, जैसे विशेषण, भाववाचक संज्ञाएं इत्यादि, ठीक है ना। जैसे देखिए कोई बच्चा है, आप उसको, या आप ही है, आप अपने ऊपर ही देख सकते हैं कि सपोज अगर आप अभी आप हिंदी भाषा जानते हैं, आप इंग्लिश भाषा को अगर आप सीखना चाह रहे हैं, है ना, इंग्लिश स्पोकन आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि टीचर आपको, ये जो आपको सिखाने वाला टीचर है, बहुत सा चीज उसमें आपको बता सकता है कि हाँ आप इस सेंटेंस को, आप अगर आप इस बात को बोलना चाहते हैं तो इस तरीके से बोलिए, आप इसके बदले में ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ये सेंटेंस का आप यूज, सेंटेंसों का आप यूज कर सकते हैं, सेंटेंसेस का। तो लेकिन होता क्या है कि बहुत सी ऐसी क्रियाएं या एक्टिविटीज होती है जिसको कि शो करने के लिए आपको अपने मदर टंग का ही सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे अगर उसमें कुछ अगर ऐसा आ जाए, जैसे विशेषण या भाववाचक, अगर उसमें अगर कुछ क्रियाएं अगर आ जाए, तो वहां पे कहा आपको कैसा रिएक्ट करना, बोलने के लिए आप प्रॉपर आप बोल दीजिएगा, आपने सीखा है तो आप बोल दीजिएगा, लेकिन कैसा आपको वहां पे आपका अपना हाव भाव दिखाना चाहिए था, वो एग्जैक्टली आपसे शो नहीं हो पाता। तो उन चीजों के लिए क्या है, जैसे विशेषण और भाववाचक इस टाइप का जो भी क्रियाएं होती है, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको अपने मदर टंग की ही आवश्यकता होती है वहां। अब देखिए सेकेंड ये मेथड पे आते हैं, परोक्ष विधि, इनडायरेक्ट विधि, है ना। डायरेक्ट बच्चे से कांटेक्ट न करके उसको
इनडायरेक्टली सिखाते हैं। तो इनडायरेक्टली में क्या है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन ज्ञान को पढ़ाया जाता है। मतलब जैसे देखिए ट्रांसलेशन के माध्यम से, है ना, कि जैसे इंग्लिश किसी को सिखाना है तो ट्रांसलेशन के माध्यम से, कि कुछ सेंटेंसेस, इंपॉर्टेंट सेंटेंस हिंदी में लिख दिए, अब उसको क्या है, उसको का ये कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, तो उसको ट्रांसलेशन मेथड बोलते हैं ना, कि ट्रांसलेट करके किसी नवीन ज्ञान को पढ़ाया जाता है। किस माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अगर आप बच्चे को कुछ भी अगर आप दूसरे लैंग्वेज में बोले हो तो सबसे पहले उस चीज को वो रिकॉग्नाइज करता है अपने माइंड में, सोचना शुरू करता है, तो सोचता है अपने माइंड में वो उसको अपने मदर टंग में ही, है ना। अगर बोल दीजिए आर व्हाट इज योर नेम, तो सबसे पहले बच्चा क्या अपने दिमाग में सोचता है, हमसे क्या पूछा गया, तो अच्छा मेरा नाम पूछा गया, तो सबसे पहले वो अपने अंदर क्या है, अपना मदर टंग में ही वो सोचता है, मदर लैंग्वेज में वो सोचता है, जो उसकी जो मातृभाषा है उसमें सोचेगा, तो देन आपको रिप्लाई करेगा सोचने के बाद, अच्छा ठीक है नाम पूछा गया तो नाम बताना है, मतलब माय नेम इज, जो भी उसका नाम है वो बताएगा, ठीक है। तो ये होता है परोक्ष विधि। तो देखिए इसमें क्या है कि प्रत्येक वाक्य का शब्द मातृभाषा में अनुवादित करके पढ़ाया जाता है ना। क्या है, प्रत्येक वाक्य का शब्द क्या है, मातृभाषा में अनुवादित करके पढ़ाया जाता है। आपको जो भी आपको सेंटेंसेस सिखाया जाता है वो किस भाषा में, मातृभाषा में कन्वर्ट करके सिखाया जाता है। उसके बाद अनुवाद के माध्यम से नवीन शब्द और मुहावरे उचित प्रकार से समझाए जाते हैं। किसके माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से नवीन शब्द और मुहावरे उचित प्रकार से समझाए जाते हैं। फिर थर्ड, अनुवाद के माध्यम से नवीन शब्द और मुहावरे उचित प्रकार से समझाए जाते हैं। शायद ये 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है ना, तो एक को कट ही कर देते हैं, और इसमें तो इसी को थर्ड रख लेते हैं कि ये थर्ड हो गया। तो ये हो गया, अनुवाद के माध्यम से नवीन भाषा तथा मातृभाषा की तुलना की जाती है ना। किसके माध्यम से, अनुवाद, ट्रांसलेशन के माध्यम से क्या है कि जो नया लैंग्वेज जो आप लोग सीख रहे हैं, नवीन भाषा को जो आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको क्या है, मदर टंग के साथ, उसका जो हमारा मदर लैंग्वेज है उसके साथ क्या कंपैरिजन करके उसको सिखाया जाता है। कि देखिए जैसे ईट है तो ईट इंग्लिश में इसको जैसे ईट बोल रहे हैं, हिंदी में इसी को खाना बोलते हैं। चाहे जैसे उसको बताया जाता है कि जैसे हम लोग सोने जा रहे हैं तो सोना को इंग्लिश में स्लिप बोलते हैं। तो ये क्या है, कंपेरेटिवली, है ना, कंपैरिजन करके उनको बता रहे हैं कि देखिए आपके भाषा में इन शब्द का प्रयोग होता है, और जो अभी जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसमें उसके बदले कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए इस विधि में अनेक दोष हैं, ठीक है। ये जो परोक्ष विधि है इसमें बहुत सारे दोष हैं। कौन कौन से दोष है, तो देखिए अनुवाद के माध्यम से भाषा सीखने में नवीन भाषा के भाव ठीक प्रकार से प्रकट नहीं हो पाते हैं ना। ये क्या होता है कि मातृभाषा के माध्यम से हम उसको अनुवाद करते हैं, तो जो जो नवीन भाषा जो सीख रहे होते हैं उसका भाव, है ना, उसका जो एक्चुअल जो सेंस जो निकल के आना चाहिए वो ठीक से नहीं हो पाता है। हर सेंटेंस में ठीक से उसका सेंस निकल के नहीं आ पाता है। जैसे देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, जैसे हिंदी में एक सेंटेंस है कि वह गया सो गया ही रह गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, बहुत सा बच्चा, अब इसमें जोड़ देने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस गया के ऊपर जोड़ दे रहे हैं। वह गया सो गया ही रह गया, इसका एक सेंस बनता है कि वह यहां से गया तो उधर ही रह गया, वो वापस नहीं आया, ठीक है ना। एक सेंस बन रहा है कि वह गया गया, है ना, गया नाम के एक शहर में गया, लेकिन फिर वो वहीं रह गया, वो वहां से लौटकर नहीं आया। तो हिंदी के इस भाग, ये जो सेंटेंसेस है इसमें ठीक ढंग से भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहे, जबकि इसका अब इसी को ट्रांसलेट करने के लिए कभी कभी दे दिया जाता है, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है कि भाई इस तरीके के वाक्य का ट्रांसलेशन क्या होगा। तो क्या है, इसमें ठीक ढंग से भाव प्रकट नहीं हो पाता। अब इस विधि में व्याकरण के नियमों का विशेष महत्व दिया जाता है। जो परोक्ष विधि है इसमें भाई अगर आपको ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है व्याकरण के नियमों का विशेष महत्व इसमें देना ही पड़ेगा। आप ग्रामेटिकली इसमें आप एरर नहीं कर सकते, जिससे क्या होता है, शिक्षण बंधा सा रहता है ना। तो भाई बहुत आपका जो ये है, आपको बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसमें मिस्टेक्स करने के। छोटे बालक व्याकरण के नियमों से भयभीत होते हैं। अब डर लगने लगता है भाई कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं कन्वर्ट करे, ट्रांसलेट करे तो वो गलत हो जाए, अतः उन्हें नवीन भाषा सीखने से भी भय लगता है। इस विधि में केवल वाचन पर ही बल दिया जाता है, जिससे बालक बोलचाल की उचित शिक्षा प्राप्त उचित प्रकार से नहीं प्राप्त कर पाता है ना। शिक्षा जो है उचित प्रकार से प्राप्त
नहीं कर पाते हैं। अब देखिए तीसरा है इसमें गठन विधि, स्ट्रक्चर मेथड। इसमें क्या होता है कि इस विधि में भाषा के कुछ चुने हुए प्रमुख शब्द और निर्मित समान वाक्यों के माध्यम से भाषा शिक्षण आरंभ होता है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेटेजिकली आपको लैंग्वेज सिखाने पे जोर दिया जाता है कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो डेली लाइफ में यूज होता है। आपको कई जगह ऐसा पीडीएफ में पढ़ने के लिए मिला होगा कि डेली यूज में आने के लिए सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस। तो उसमें क्या है कि आप उसमें कुछ उन्हीं सेंटेंस को पढ़ते हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और कुछ शिक्षाविदों का मानना था, जैसे देखिए इस पद्धति के जन्मदाताओं का विशेष विश्वास है, इनका मानना था कि क्या है कि इस प्रकार के छांटे गए शब्द तथा वाक्यों के ढांचों का प्रयोग करते करते क्या है बालक 3 या 4 वर्ष में भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स सिर्फ बच्चों को बताया जाए, इसके माध्यम से क्या है वो थोड़ा थोड़ा करके वो उस लैंग्वेज के बारे में फिर वो सीख जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इसकी कमियां रहेंगी, है ना। इसकी कमियां बहुत सारे होंगे, जैसे जिससे क्या है शब्द भंडार के विकसित ना होने की संभावना हो जाएगी। इसमें क्या है कि अब बच्चे को भाई इंपॉर्टेंट वर्ड से सिखाया गया है, तो क्या है कि इसके सिवाय वो अलग वर्ड्स पे वो उतना फोकस नहीं कर पाएगा। और क्या है सेंटेंसेस की भी कमी हो जाएगी, है ना। देखिए इस विधि के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से थे। मौखिक कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाता है। इसमें जो मौखिक कार्य है ना, बोल चाल की भाषा में, जैसे आपको इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको सिखाया गया तो उसमें क्या कार्य होगा, मौखिक कार्य ही उसमें करवाया जाएगा और यही है भाषा शिक्षण का आधार उसमें हो जाएगा। फिर छात्रों को भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि आप मतलब उनको ये बताया जाता है कि भाई आप बस ऐसे ऐसे आप इन स्ट्रेटजी के माध्यम से आप चलें आगे, आप धीरे धीरे करके आप लैंग्वेज को सीख जाएंगे। फिर वाक्यों के गठन को कंठस्थ करा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें तो आपको भाई जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, सेंटेंस है, सिर्फ आपको उन्हीं वर्ड्स और सेंटेंसेस को याद करवा दिया जाएगा। उसके बाद है वाक्यों की संरचनाओं पर विशेष बल दिया जाता है, ठीक है ना। किस प्रकार से वाक्य बना है उसके संरचनाओं पर बल दिया जाता है। अन्य भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, कुछ किसी दूसरे भाषा का भी बीच में थोड़ा बहुत प्रयोग होता है। देखिए अब इसमें चौथा जो मेथड है हम लोग अभी देख लिए कौन कौन सा, इंडक्ट क्या है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और तीसरा स्ट्रक्चर मेथड, है ना। प्रत्यक्ष विधि, परोक्ष विधि और गठन विधि। चौथा एक है वेस्ट की विधि या नवीन पद्धति बोल सकते हैं। वेस्ट वेस्ट ये जो नाम है एक मनोवैज्ञानिक के नाम है, नाम पे ये विधि का नाम रखा गया है और इनका नाम है डॉक्टर माइकल वेस्ट। इन्होंने एक शिक्षण पद्धति का, एक भाषा शिक्षण पद्धति का एक ये मेथड इन्होंने दिया था। अंग्रेजी शिक्षण में प्रयत्न विधि का प्रयोग किया तथा स्वयं क्या है अंग्रेजी पढ़ाने की पद्धति का आविष्कार किया जो वेस्ट विधि या नवीन पद्धति कहलाई। वेस्ट की विधि के सिद्धांत देखिए, ये जो माइकल वेस्ट थे इन्होंने अंग्रेजी सीखने के लिए एक क्या है एक भाषा पद्धति का आविष्कार किया था जो कि वेस्ट पद्धति के नाम से फेमस हुआ आगे जाके। अभी इनका क्या मानना था कि ये किन विधियों के माध्यम से आपको सिखाते थे। तो सबसे पहले भाषा शिक्षण में वाचन की प्रधानता। किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या है इनका मानना था कि उसमें वाचन की प्रधानता होती है। मतलब उसमें आपको स्पीच के लिए, है ना, आपको बोलने के लिए, हम लोग डायरेक्ट मेथड में भी इसी की बात किए थे, है ना। डायरेक्ट मेथड में क्या है आपको डायरेक्ट किसी आपको ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया जाता है जहाँ की जो भी लैंग्वेज आपको सीखना है तो वहाँ उसी को बोलने वाले लोग हैं। जैसे आपको इंग्लिश सीखना है तो आपके इर्द गिर्द 8-10 लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी भी समझते हैं पर वो इंग्लिश में बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप उनके साथ इंटरेक्ट करके आप जल्दी से इंग्लिश स्पोकन सीख जाएंगे, इंग्लिश स्पोकन सीख जाएंगे। ये नहीं कि पूरी भाषा ही अच्छे से सीख जाएंगे, है ना। तो ये हो गया, ये जो भाषा शिक्षण में वाचन की प्रधानता है ये डायरेक्ट मेथड से बिल्कुल मिलता जुलता चीज है, ठीक है। उसके बाद है इसमें देखिए किन किन चीजों पे बल दिया गया। फिर सेकंड है विभिन्न पद्धतियां। विभिन्न पद्धतियों में इसका जिक्र है, जरा देख लेते हैं। तो वेस्ट महोदय के अनुसार वाचन लेखन तथा भाषण सिखाने के लिए, है ना, अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। ये इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा है ना। इनडायरेक्ट मेथड में भी हम लोग क्या करते थे कि वाचन लेखन और भाषण सिखाने के लिए इस पे जोड़ देते थे। और थर्ड है मातृभाषा का महत्व। इसमें क्या है वेस्ट महोदय, अब ये देखिए ये आ गया यहाँ पे, उसी की बात कर दे, ये कन्वर्ट करके पढ़ाने वाला विधि, है ना। इस विधि में क्या है
ये भी उसी का अनुवाद के माध्यम से भाषा सिखाने की बात यहाँ पे ये कर रहे हैं। ये थर्ड में जो मातृभाषा का महत्व का बात है, तो इसमें क्या है, भाषा के नवीन भाषा के शिक्षण में मातृभाषा के उपयोग को उचित समझते हैं। उनके विचार में नवीन भाषा के शब्दों का ज्ञान कराने के लिए अनुवाद को भी स्थान मिलना चाहिए, है ना। यहाँ पे ये फिर से अनुवाद की बात कर रहे हैं थर्ड में, विभिन्न पद्धतियों। अब क्या है, वेस्ट महोदय की यह पद्धति किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हुई? अंग्रेजी भाषा का शिक्षण भारतीय अध्यापकों के लिए इस पद्धति द्वारा अत्यंत सुलभ हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन मिल गया आपको, है ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्ट्रक्चर मेथड। आपको इसमें तीनों ही पद्धतियों का क्या है, कॉम्बिनेशन मिल गया। इसलिए इस पद्धति के माध्यम से आपको लैंग्वेज, किसी को भी लैंग्वेज सिखाने में आसानी होगी। मतलब बच्चों को बोलकर भी सिखाना है, और अगर बोलने में थोड़ा सा कैपेबल हो जाए, फिर उसको लिखने के लिए और भाषण के लिए, इन सभी चीजों के लिए उनको ट्रेंड करना है। और सबसे लास्ट में क्या है, फिर लास्ट में इस विधि का भी, ये जो गठन विधि है, इसका भी प्रयोग करके आपको बच्चों को भाषा सीखने पे जोर देना है। तो देखिए हिंदी शिक्षण के लिए हिंदी शिक्षण विधियों में जो अभी जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाली विधियां हैं, उनमें क्या है कि वेस्ट की पद्धति या नवीन शिक्षण पद्धति बोल सकते हैं उसको, तो उसी के माध्यम से अभी हिंदी शिक्षण के लिए कार्य चल रहा है। तो ये था आज शिक्षण विधियों में हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हिंदी भाषा के शिक्षण की विधियों के विषय में बेहतर तरीके से समझ में आया है। और अगर चीजें समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।